बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप बराह रास्त हमें देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान में आई2 न्यूज से बराह रास्त। और साथ साथ में हमें और शाहजेब जरा अखबार की सुर्खियां भी देख रहे थे। आज आई2 के जो हमारा अखबार है और बलूचिस्तान टाइम्स भी हमारा होता है जनाब, मगर वो जरा अंग्रेजी में होता है, उसकी खबरें हम जरा कम कम पढ़ते हैं ऑन एयर। लेकिन जो उर्दू का हमारा अखबार है उसमें बहुत सारी खबरें हैं। साथ साथ मैं और शाहजेब भी डिस्कस कर रहे थे इस तरह कोरोना का जो नंबर है वो राइज कर रहा है दोबारा से, और इस तरह से वो कंट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन वही वाली बात शाहजेब की मैं रिपीट करूंगी विद योर परमिशन, क्या एहतियात करें लाइक यू से। बिल्कुल एहतियात करें, एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं शहरों में जो शरह है वो बढ़ती जा रही है कोविड की, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास हल है, वो ये है कि हम एहतियात करें। माया अखबार का जिक्र कर रही थी, तो इसमें जो सबसे ऊपर हेडलाइन है अगर हम वो पढ़े माया, तो वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये नून लीग के इत्तेहादियों ने मिलकर ये फैसला किया। ये कैसे, मतलब न्यूज स्क्रीन पर बड़ी लोगों की कल नजरें जो है ना वो अटी हुई थी, एंड यू वर आल्सो एक्चुअली शाहजेब ने प्रेडिक्ट किया था, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है कि इत्तेहाद नजर आएगा और ये मुद्दत पूरी करने की जो है वो बात आएगी। तो बस अब ये बात सामने आ गई है। हम कह रहे थे ना कल, हम शाह साहब से ही बात कर रहे थे, शाह साहब ये कह रहे थे कि अब फैसला जो है वो फिर सब मिल बैठकर जब करेंगे तो फिर ही सामने आएगा, और वो सामने ये आया कि अब ये मुद्दत पूरी की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुद्दत पूरी करेगी जो इस वक्त हुकूमत है इत्तेहादियों की। सर मुझे एक सवाल आ रहा है और वो ये है कि जिस तरीके से हम खुश हो गए थे आवाम कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आई, और हम कह रहे थे कि क्या हमें शक तो था कि क्या ये इंतखाबात से पहले जो है वो लगाया जा रहा है कुछ मक्खन शक्कन, या ये वाकई में कम होगा। तो अब जो कि खबर आ रही है उड़ती उड़ती वो हमें बर्डी ने आके बताई है, तो अब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, जो नेपरा के थ्रू हमें खबर मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल बढ़ाने की जो समरी है वो भिजवाई जाएगी, और हो सकता है कि बहुत जल्द पेट्रोल बढ़ जाए। अगर वाकई ऐसा होने जा रहा है तो फिर तो ये वही बात हो गई कि सिर्फ इलेक्शंस के लिए आपने पेट्रोल को कम किया, क्योंकि IMF की शराइत तो वहीं की वहीं है, और IMF की जो शराइत है उसके मुताबिक आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते। बिजली का बिल पता है शाहजेब कितना आया इस बार हमारे घर का? 73,000। वाह, आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया सारा बिजली का बिल। जब भाई ने मुझे कल बताया ना बिजली की खबर, तो बिल की खबर, तो मुझे पहले बिजली के ही झटके लगे, क्योंकि जो पुरानी मद में जो लगकर आए हैं ना एडजस्टमेंट में, वो अब आ रहे हैं, और उसके बाद ना हिल गए कि हम अब क्या करें। अब तो हम 6 से 10:30 बजे तक फ्रिज, एक्स्ट्रा डीप फ्रीजर, AC सब बंद कर देते हैं, उसके बावजूद इतना बिल कैसे? पहले हम पीक आवर्स में नहीं इस्तेमाल कर रहे थे AC, अब आप किसी भी आवर में इस्तेमाल ना करें AC, यही हालत, ताकि अगर आपका जो बिजली का बिल है थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कुछ कमी आई, और हम देख रहे थे कि डॉलर की कीमत थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही थी, लेकिन अचानक फिर हमने इसमें इजाफा देखा है। तो ये वाकई चंद रोज के इस्तेहकाम के बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर बढ़ गया है। इसमें जो डॉलर इंटर बैंक में है वो मजीद ₹5.81 महंगा हो गया है माया। अब आप ये देखिए कि आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी ने भी जो है कोई अच्छी खबर तो दी नहीं है क्या बोले, और साथ में अगर पाकिस्तान के जो है आउटलुक मुस्तहकम से मुनफी ही कर दिया है अगर देखा जाए, तो इट हैज गॉन इवन बिलो। बिल्कुल मंफी B कर दिया गया है उन्होंने इसको, जो ग्रेड किया है लाइक और नीचे आ गया और डिग्रेड हो गया और हमारी डिमोशन हो गई है। तो यानी कि मजीद हालात, अगर फर्ज करें आपने कल खबरें नहीं देखी, फर्ज करें आप मसरूफ थे, आप कोई और इंतजाम कर रहे थे, आप ये देख रहे थे कि मैंने बिजली का बिल कैसे पे करना है, तो बहुत सारी खबरें आपने मिस कर दी होंगी। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक जब आते हैं तो उनसे बात करने में मजा आता है, उनसे सीखने में मजा आता है, पता भी इतना कुछ होता है, तो मैं उनसे सवाल करती हूँ, उन्हीं से हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है कि अचानक डॉलर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे हो जाता है। तो ये हम मुस्तहकम हो रही है हमारी मईशत, नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से बातें कर रही है इस वक्त हुकूमत के, हम कोशिश कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आएगी, डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है, तो ये हो क्या रहा है माया? लेकिन देन अगेन आई थिंक वो आते यही कहेंगे, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, बोलेंगे मैंने तो पहले ही बताया था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम, मैंने वाकई पहले बताया था आपके लास्ट प्रोग्राम में। एक तो ये कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो दोबारा से राइज हो जाएगी। डॉक्टर साहब घूम फिर के बात ना आप वाली बात पे ही आ जाती है फिर। तो पेट्रोल की प्राइसेस भी रिवाइज होने जा रही है, क्योंकि 50 रुपए पेट्रोल लेवी IMF से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर IMF से हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, और वो हमें पास ऑन करनी है चाहे जो भी हो। अब इलेक्शन हो गया तो अब ये हुकूमत डेफिनेटली इनको करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि
जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था IMF के साथ, वो प्राइसेस अभी प्रॉपरली इंक्रीज नहीं हुई। स्पेशली मेरे ख्याल में 15-16 रुपए इनको बढ़ानी थी, जो कि सिर्फ अभी 7 रुपए बढ़ी हैं। तो इम्कान इस चीज़ का भी है कि यूटिलिटी की, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी आगे चल के बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, पिछले 2 दिनों में जो डॉलर, जो पाकिस्तान की रुपए की बेकदरी हुई है, आप देखेंगे एकदम से पहले 4 रुपए, फिर दूसरे दिन 5-6 रुपए रुपया नीचे गिरा है। तो इसकी जो बुनियादी रीजन थी, हमारी वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आउटलुक कोई बहुत उसमें तब्दीली नहीं आई। तो ये डायरेक्टली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का और लोगों के जो माइंड में जो फ्यूचर है पाकिस्तान की सियासत का, उसके बारे में जो कंफ्यूजन है, ये उसकी वजह से हुआ है। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी तरह से आगे लिंगर ऑन करती है, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू मजीद कम ना हो जाए। हालांकि अगर आप पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर को देखें, तो उसमें इस वक्त इतनी कमी नहीं आनी चाहिए थी। ऑलरेडी हम बहुत ही नीचे लेवल पे खड़े हैं, और एकदम से फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए गिरना रुपए का, ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये डायरेक्टली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। अब आगे चलते हैं तो एक दो चीजें मैं आपके साथ जरूर बताइएगा कि ये जो फिच की रेटिंग सामने आई है, मुस्तहकम से -B होना, ये कितना आप समझते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए खराब है, या आप क्या समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस रेटिंग को? हाउ बैड इज इट, लेट्स से। देखिए, ये इसको कहते हैं IDR, इश्यू डिफॉल्ट रेटिंग, और पाकिस्तान को उन्होंने B- रेट किया है। इनका कहना यह है कि अगले साल अगर पाकिस्तान की मईशत को, इस वक्त IMF पाकिस्तान को थोड़ा सा मदद भी कर देता है, बेल आउट भी कर देता है, तो लेकिन इसके बावजूद अगले साल जून के बाद पाकिस्तान की मईशत दोबारा प्रॉब्लम में हो सकती है, और वो ज्यादा गहरी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क के चांसेस और बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें भी हम नंबर 4 पे खड़े हैं, मींस दैट वी आर अमंग द टॉप 5 कंट्रीज जो कि कभी भी किसी वक्त भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो और जून 2023 में आप जरा देखें कि शायद हम पहले या दूसरे नंबर पे खुदा न खास्ता होंगे अगर हमने अपनी चीजों को बेहतर नहीं किया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान को B- अभी रेट किया, जो कि बहुत मुनासिब रेटिंग नहीं है। तो दुनिया में हमसे बहुत जो कमजोर गरीब मुल्क है, वो हमसे बहुत बेहतर रेटिंग है उनकी। इससे हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि पहले बहुत कम, उससे भी बड़ा असर पड़ेगा। जी एग्जैक्टली जिस तरीके से ईद के फौरन बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो मंदी का शिकार होगी, तो हमारे लिए ईद के बाद वापस आना पड़ा। एक अच्छा है, खुश आए था कि भाई हम ईद के वापस आए, मार्केट बड़े अच्छे नंबर से खुली है। बट अब जो है वो मार्केट में मंदी आई है, और वो डिप जो आ रहा है, वो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड ही हो गई ना डॉक्टर साहब। किस तरह डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, मजीद प्राइसेस दोबारा बढ़ रही हैं, स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। So how do you see yourself? और ये सब चीजें आके मिलती हैं आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। Exactly, कल बोला भी था किसी ने कि जनाब अगर हम पूछें हमारे साथ, तो साथ में उन्होंने कहा ये सारे जो सिचुएशन का जो वो है ना, इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सीधा सीधा जो जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ से जाता है। तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जो देखिए स्टॉक एक्सचेंज फौरन रिएक्ट करता है, आपकी कोई भी आपके कंट्री के अंदर आपकी इकोनॉमी में तब्दीली आती है तो आप देख लें कि स्टॉक का ट्रेंड, हालांकि स्टॉक को ट्रू बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारी जितनी भी तब्दीलियां होती हैं, अगर पॉजिटिव हो तो आप देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर नेगेटिव होता है तो स्टॉक नीचे जाता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में स्टॉक एकदम से नीचे गिरा, और बिलखुसूस ये जो रिजीम चेंज कहा जा रहा है, इसके बाद से तो स्टॉक की डायरेक्शन है ही डाउनवर्ड। बहुत सारे लोगों के बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो डूब गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल इंटरलिंक्ड है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, इंटरलिंक्ड है आपकी कमोडिटी मार्केट्स, आपकी कैपिटल मार्केट्स, आपके जो दूसरे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दे आर वेल इंटरलिंक्ड, और सारे के सारे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, टैक्सेस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, कहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, कहाँ पे सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी और महंगाई मजीद बढ़ती चली जाएगी। अगर देखा जाए ना डॉक्टर साहब, तो चारों तरफ से शायद आपको कुछ सवाल आप कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही थी डॉक्टर साहब के सारे सिनेरियो की तरफ आप ये देखें कि आम आदमी का इस वक्त बेसिक सर्वाइवल सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ है। आम इंसान अपने घर के बाहर निकलने का सोच नहीं सकता, बिकॉज उसके गली और मोहल्ले और घर के अंदर में बारिश का पानी है और उससे वो बीमार हो रहा है, और वो बाहर तो बहुत दूर की बात है, वो उसी मसले को हल नहीं कर पा रहा। उसको तो इस बात की समझ नहीं आता कि सब्सिडी क्या देनी है, कौन से मद में क्या लग कर आएगा।
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको लगता है उसकी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा है और एक रोशनी की एक किरण भी उसको नजर नहीं आती। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अब तो आम क्या, अब तो खास आदमी भी आम बन गए हैं। वो लोग जिसकी 5 लाख 10 लाख रुपए सैलरी है, जो कि बहुत ही एक अच्छी लाइफ गुजारते थे, आप देखेंगे 224 पे या 220 रुपए पे जब आपको $1 मिल रहा होगा, तो महंगाई का क्या लेवल होगा। और जो हमारे, मेरा ख्याल ये है कि एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू पीपल जो कि जिनके पास पता नहीं कहाँ से इल गॉटन मनी आ जाता है, उसके अलावा हर बंदा परेशान है। आप अब किसी से भी पूछ लें, चाहे उसकी 20 लाख सैलरी क्यों ना हो, तो उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि आइंदा आने वाली सूरत हाल इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। अगर हम ये कहें कि 6 महीने बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो ऐसी कोई उम्मीद की किरण बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। अल्लाह बस आसानी के मामला फरमाए डॉक्टर साहब। बट शहजाद भाई, सीरियसली दीज कंडीशंस हम लोग में कहा गया है, हमेशा सिखाया गया है कि अच्छे की उम्मीद रखो और दुआ करो। एटलीस्ट वी हैव ईच अदर टू डिस्कस। हम एक दूसरे से बात करके कुछ अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद कर सकते हैं और अच्छी दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। यू हैव अ ब्लेस्ड डे। और हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं, लेकिन जब शाज़िब इतनी मुश्किलें बढ़ती हैं तो इंसान नेगेटिविटी की तरफ कैसे जाता है, जरा बताइए। बिल्कुल, एक तो हम जब बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, वो तो अलग एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग फिर क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्राइम की तरफ बढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि हमारे जिसमें स्कूल्स के, कॉलेजेस के बच्चे भी शामिल हो जाएं, तो वाकई इसका मतलब है कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। और एक रिसेंटली अभी खबर आई कराची में, जहां पर O लेवल का तालिब इल्म डकैती की वारदात में मुलव्वस निकला। डिफेंस पुलिस ने फेज 2 में कार्रवाई करते हुए लूटमार की जो वारदात हो रही थी उसमें 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जो है उसके बारे में ये पता लगा कि वो O लेवल का स्टूडेंट है। यानी कि तालीम हासिल तो कर रहे हैं स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं ना कि तालीम हासिल करने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं, तो अब भी इसका मतलब ऐसा नहीं है। तालीम हासिल करने के साथ साथ भी डकैती की वारदातें की जा रही हैं, यानी कि ये वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपकी इसी बात को मैं आपको एक और खबर भी ब्रेक कर दूं यहाँ पर, कि अभी पिछले दिनों एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है जिनका बच्चा अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा है, वो यहाँ पर डकैतियां कर रहे हैं। ये भी खबर है। सो ये किस तरफ जा रहे हैं हमारे बच्चे, किस तरफ जा रहे हैं, उनकी क्या ऐसी ख्वाहिशात हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो रही है जिसके लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। क्या ऐसा दिल है जो भर नहीं रहा, क्या खूब से नीड और वांट का फर्क खत्म हो गया। आइए आपको दिखाते हैं नुमाइंदा 92 के न्यूज के जो है उस पर अपडेट कर रहे हैं। फयाज ने अपडेट कीजिएगा, उसके बाद हम उस पर डिटेल में बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। डिफेंस पुलिस के हाथों 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए थे। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पता चला जो गिरफ्तार मुलजिम फैसल है वो O लेवल्स का स्टूडेंट है और पार्ट टाइम जो है कॉल सेंटर में जॉब करता था। डिफेंस पुलिस की जानिब से शहरियों के साथ मिलकर फैसल और आसिम को गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मोबाइल फ़ोन और 85,000 रुपये की करीब रकम मिली थी। पुलिस की जानिब से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की गई, तो पता चला इससे पहले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। जो पुलिस के हुक्काम है वो कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर पता चलता है कि दोनों मुल्जिमान ने ये पहली वारदात की थी और फैसल ने जो तफ्तीशी टीम को अपना बयान दिया है उसमें बताया है कि उसने कुछ कर्जा देना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और दोस्त के साथ मिलकर जो है उसने स्ट्रीट क्राइम की इस वारदात की प्लानिंग की थी। डिफेंस के मकाम पर आए थे जहाँ शहरियों से लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान शहरियों ने उनको पकड़ा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और इनको गिरफ्तार करने के बाद अब इनको गिरफ्तार मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि दोनों मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया है वो बिल्कुल क्लियर आया है। इससे पहले फैसल के बारे में बताया जाता है कि फैसल साउथ जोन का ही रिहायशी है और उसके जो तालीमी इदारे हैं उससे भी इसका डेटा हासिल किया है, तो वहाँ पर भी जो इसका डेटा मिला है सब यही कहते हैं कि फैसल के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो इस तरीके से वारदात भी कर सकता है। जी, तो क्या अगर कर्जा देना था, लेना था या कोई बहुत मजबूरी थी, तब भी कोई भी सिचुएशन हो, क्या ये एक्ट जस्टिफाई है, क्या ये कदम उठाना जस्टिफाई है? हमारे साथ मौजूद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माइंड साइंटिस्ट डॉक्टर मोइज हुसैन हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे पता है वक्त बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप बोलिए। क्या डॉक्टर साहब ये एक्ट किसी भी तरीके से जस्टिफाई है कि एक O लेवल्स का स्टूडेंट चोरी और डकैती करेगा? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ये वाकयात शॉकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस हालात से गुजर रहे हैं हम, पूरी दुनिया गुजर रही है और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो हालात है
अभी आप थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आपके चैनल पे, वो एक्सपर्ट डॉक्टर आए थे जो इकोनॉमिक्स के हवाले से बता रहे थे जो पाकिस्तान की कंडीशन अल्लाह ना करे अगले साल होगी। तो देखिए, पहली तो चीज ये कि वांट्स और नीड जो है उसमें फर्क ये है कि नीड बहुत कम होती है, वांट्स की कोई हद नहीं होती, हजारों ख्वाहिश ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले। तो एक ये चीज हो सकती है। दूसरा, इंसान वाकई जरूरतमंद हो, जैसे ये केस जो आप बता रहे हैं जिसपे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें देखिए कि ये बच्चा मुश्किल में था, इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसको कोई लोन नहीं मिल सकती थी ताकि वो पिछला कर्जा उतारे, और उसने ये हरकत की। मगर अभी ये नया था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अब हमारी जो जेलें हैं वो बेसिकली क्रिमिनल यूनिवर्सिटी है। अब ये बच्चा जेल जाएगा, वहां से जब निकलेगा तो ये पक्का क्रिमिनल बन के निकलेगा, फिर ये पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा गया पहली दफा, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये होगा। फिर इसके ताल्लुकात पुलिस से भी हो जाएंगे, तो आइंदा इसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ ये बच्चे की नीड थी, और अगर कोई और तरीका ढूंढता तो शायद हो सकता हो जाता, मगर शायद कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ ये हेल्प के लिए जा सके, कोई ऐसे सोशल सेटअप नहीं था जहाँ इसको हेल्प मिल सके। ये एक बदकिस्मत, ये बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक इमाम के जमाने में एक बादशाह के दरबार में एक शख्स को लेके आए जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, हाथ में एक कुरान था और उसकी दाढ़ी थी, और उस बादशाह के पास जो है, खलीफा के पास जो थे इमाम बैठे थे। तो पूछा गया क्या, उसने कहा इसने नान चोरी किया है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, इसके हाथ काट दो। इमाम ने पूछा इससे पहले पूछो इसने चोरी क्यों की। तो उसने कहा मैं एक दूसरे शहर से आया हूँ, आपके शहर में आया था यहाँ पे कुछ सामान खरीदने, मेरी अशरफी की थैलियां चोरी हो गई। 3 दिन से मैंने कोशिश की कोई काम ढूंढूं, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। भूख के मारे तीसरे दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दुकान पे नान बन रहे थे, तो उसकी खुशबू की वजह से मैं बिल्कुल कंट्रोल मेरा चला गया, मैंने एक नान चुरा लिया। तो इमाम ने बादशाह से कहा कि हाथ इसके नहीं कटेंगे, हाथ तुम्हारे कटेंगे, कि तुम्हारी रियाया जो है वो रात को भूखी सोए और तुम पेट भर के खाना खाओ। तो बेसिकली अदलो इंसाफ इसको कहते हैं कि जो रियासत है वो इसकी जिम्मेदार होती है। अगर कोई शख्स मुश्किल में, तो उसको कोई तरीका होना चाहिए उस मुश्किल से निकालने के लिए। एक चीज ये। दूसरी चीज, ये जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और जो इवेंचुअली जाके यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं, वहां पे एक चीज होती है, इन थिंग कहे जाते हैं। इन थिंग में होता क्या है, बच्चा शो ऑफ करने के लिए ये काम करता है। वो क्रिमिनल प्रोग्राम्स देखता है, वो शोज देखता है, उसके अंदर उसको ख्वाहिश होती है कि भाई वो मैं ये भी काम करूं, करके देखो क्या होता है। वो किक के लिए या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, क्योंकि स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में भी छोटी छोटी गैंग्स होती है। डॉक्टर साहब मैं यही पॉइंट्स आपसे जानना चाह रहा था कि एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आजकल टीनेजर्स और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, जो गेम्स बड़ी वायलेंट हैं। फिर उसके बाद हम मूवीज और सीरीज देखते हैं ऐसे जो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मोस्टली क्राइम पे बेस्ड हैं। आप समझते हैं बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमारी सोसाइटी में जो तलबा हैं वो फिर रागिब होते हैं ऑटोमेटिकली क्राइम की तरफ? देखिए, आपने पबजी के बारे में कई ऐसे वाकयात हुए पाकिस्तान में, हुए पबजी गेम के बारे में, राइट। इंसान जो आंखों से देखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में वो नक्श होना शुरू हो जाता है। तो कई दफा लोग जो है वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, वो ऑल्टर्ड रियलिटी उनकी आ जाती नहीं, वो एक और चीज को हकीकत बना लेते हैं। दूसरा, ये क्राइम शोज देखकर या इस किस्म की गेम्स देखकर डेफिनेटली उसके अंदर वो एड्रेनल रश, बेसिकली होता क्या है, जब आप ये गेम खेलते हैं ना, आप एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? दो चीज, एक चीज तो डोपामिन पैदा होती है आपके ब्रेन के अंदर, दूसरा एड्रेनलिन रश बढ़ता है। एड्रेनलिन रश जब बढ़ता है तो आपको बार बार शौक होता है कि रश बढ़े और डोपामिन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो। तो फिर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, यानी असली जिंदगी में, हकीकी जिंदगी में आप ये चोरी डकैती या इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करते, ये बहुत खतरनाक है। हमारे स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। किसी बच्चे का कोई बिहेवियर हो, फौरन उसको चेक किया जाए। काउंसलर्स होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कि पूरी दुनिया में बाहर हर स्कूल, कॉलेज में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों की किसी ना किसी पहलू के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं आपसे कहूंगी आप ये जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारे वक्तों में हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी अम्मा जब तक उस दोस्त को या उसकी अम्मा को या उसके घर को नहीं जानती थी, वो हमें उसकी बर्थडे पर भी जाने की इजाजत नहीं देती थी। दोस्तों का और दोस्तों के बारे में वालिदैन का जानना कितना अहम है? जी देखिए, एक पुराना इंग्लिश प्रोवर्ब है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और हमारे माशरे में भी ये चीज बताई गई है
कि इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है, उन दोस्तों के साथ होती है। तो इंसान अगर केयरफुली अपने दोस्त को सिलेक्ट करता है तो वो दोस्त जिंदगी में उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। मगर अगर वो गलत कंपनी में बैठता है तो फिर गलत कंपनी उसको गलत रास्ते पे ले जाती है ना, क्योंकि माँ बाप के पास वक्त गुजारना या घर पे वक्त गुजारने के बाद दूसरा वक्त जो बच्चा गुजारता है स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो दोस्तों के साथ गुजारता है, पढ़ाई में गुजारता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स शुड नो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किन लोगों में उठता बैठता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है ना कि एक जनरेशन गैप भी है। उस जनरेशन गैप में हम ये देखते हैं कि आजकल जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इलीगल कामों में, चाहे वो ड्रग्स के हों, क्राइम के हों, उसमें मुलविस हो जाते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो उनकी सुपरविजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो वो यूज कर रहे हैं उस पर उनके पेरेंट्स को उतना अबूर हासिल नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होता सिर्फ एक दो एप्लीकेशंस को छोड़ के। तो आप समझते हैं कि ये तो पेरेंट्स को अपने आप को फिर उस स्केल पे लाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों की जरूरियात को भी समझें और जो वो कर रहे हैं उसको भी समझें। आप देखेंगे घरों के अंदर दादा दादी नाना नानी ज्यादा अपने पोते पोतियों पे नवासियों पे तवज्जो रखते बनिस्बत माँ बाप के। पता है क्यों? माँ बाप के पास नंबर वक्त नहीं है, दादा दादी के पास वक्त है क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। तो पहली चीज ये कि माँ बाप को वक्त देना पड़ेगा बच्चों को। दूसरी चीज यस, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो क्यों नहीं हो मालूम हो सकता है, आपके पास भी मोबाइल है। तो असल में जिस खेती को आप चाहते हैं कि आगे जाके दरख्त बने, उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, बड़ा उसको संभालना पड़ता है। अगर पौधा खराब हो जाए तो दरख्त नहीं बन सकता ना। तो बच्चा भी एक पौधा है, तो उसको ख्याल रखना पड़ेगा और ये माँ बाप का फर्ज है और ये आजकल निभा नहीं रहे माँ बाप। सुभान अल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो हम बहुत कम वक्त के लिए आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त हमारे लिए तो बहुत वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मच वैल्यू इन आवर लाइव्स। गॉड ब्लेस एंड हैव अ गुड डे। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियर किया कि ये कल को जब खाना वाला या बगैर जो है वो फल वाला या फल वाला दरख्त जो भी बनेगा, वो आज से उसको जो आपने धूप छांव पानी हवा और प्यार सब देना है वो आज से देना है। वही वाली बात है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ प्रोग्राम में और भी बहुत ही खास मौजू है जिस पर हमें बात भी करनी है और इंशाल्लाह इस वक्त के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले माया ने आपको ये एक इशारा दिया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बाहिम्मत हैं, कोशिश कर रही हैं अपनी फैमिली का पेट पालने की भी, और साथ में क्योंकि वो सिंगल मदर हैं माया, तो बड़े चैलेंजेस होते हैं सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। शायद जब मैं ख़वातीन को हिम्मत वाला देखती हूँ ना, और ख़वातीन को देखती हूँ कि वो जो ज़ाहिरी मुश्किलात हैं उनसे ऊपर बढ़कर, आगे बढ़कर, उनसे ऊपर जाकर, उनके लेवल से बढ़कर जिंदगी को जीती हैं। एक होता है गुजारना, एक होता है जीना। और वही वाली बात है कि आप अपनी कहानी से तभी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं जब आपकी खुद की कोई कहानी हो। तो इनकी एक जिनकी कहानी होती है ना, तो उनकी कहानी जानने में, एंड आई एम श्योर आपको शाहज़ेब और मैं तो बहुत एंजॉय करते हैं जब हमारे पास कोई इंस्पिरेशनल इस तरह का इंसान है। और ये कराची के इलाके लियारी से हैं और अपने इलाके से बेहद मोहब्बत करती हैं और क्यों ना करें, वहाँ पे मेहनत भी कर रही हैं। और क्योंकि वो एक वैन चलाती हैं, वैन ड्राइवर हैं, सिंगल मदर हैं, तो हम उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और हम ये जानना भी चाहते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, कहाँ से उनकी स्टोरी का आगाज हुआ, किस तरीके से वो वैन चलाना उन्होंने शुरू की। तो ये सारी बातें करने के लिए या हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियारी से महानूर, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बड़ी मेहरबानी आप आई और आपने हमें इस काबिल समझा कि अपनी कहानी आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। जो बात सच है कि आज के वक्त में कोई अपनी बातें नहीं करता, नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी आपने हमें अपना समझा। और सबसे पहले पाकिस्तान की टीम भी यही चाहती है कि आप ये प्लीज़ बताएं हम शाहज़ेब और मुझको कि ये सबसे पहले माह को एक घर से
जहाँ पर घर भी देखना है, रिश्ते भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, और फिर मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्या वजह बनी? वजह बच्चे और घर का माहौल। जब शादी होती है, अगर है तो टाइम तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी कि एक शादी एक ही मर्तबा होती है इंसान की, और अगर हम सफ़र अच्छा नहीं मिले तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से फिर भी हमारे माशरे में, हमारे इलाके में जहाँ कहीं लड़की को बोलते हैं चलो, बस गुजारा उसको ना यूं करते रहते हैं, चलती गुजारा करती जाओ, चलती जाओ। जब उस चलने में 7 साल गुजर गए तो मैं अपनी जिंदगी खो गई थी। तो मेरी खुशियां खो गई थी, मेरी हंसी चली गई थी, मेरी खुशी चली गई थी। तो मैं खुद को ढूंढने लगी, तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं सिर्फ लोगों को खुश कर रही हूँ, ससुराल को खुश कर रही हूँ, हस्बैंड को खुश कर रही हूँ, बच्चों की देखभाल। मेरी खुशी कहाँ चली गई? मेरी जिंदगी कहाँ चली? कोई आके पूछता भी नहीं कि माँ तुम खुश हो? हाँ, बस सही है, ठीक है, गुजारा हो रहा है तो करो भाई, क्यों करूँ? इतना पैसा जो एक शख्स मुझे ला कर दे रहा है, इससे दुगना तो मैं कमा सकती हूँ, क्योंकि मैं सर से पांव तक सलामत हूँ। अल्लाह ने मुझे हाथ पैर दिए, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया, मुझे आंखें दी, मेरे पास सब कुछ है। तो इतना पैसा तो इससे ज्यादा तो मैं कमा सकती हूँ अगर मैं खुद के बाजुओं पे भरोसा करूँ। और मेरे बच्चे की ख्वाहिश थी कि हम गाड़ी पर आए जाए स्कूल में, बड़ी तोतली आवाज में उसने मुझे बोला कि मामा मैं अपनी गाड़ी में कब आऊंगा। तो अब मेरा भी ख्वाब था, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक शुरू से था, अपने बचपन से था, मैं अपने बाबा को देखती थी। और जब मेरे बेटे का ख्वाब हो गया तो यानी कि 2 ख्वाब मिल गए। तो फिर मैंने अहद कर लिया कि भाई कुछ भी करना है माँ, आप खुद करना है। तुम सलामत हो, तुम सही हो, तुम सब कुछ हो, तुम दुनिया में निकल सकती हो, तुम दुनिया को फेस कर सकती हो। सबसे पहले अपने आप से अहद। और जब निकली तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर तरफ से मुश्किलें भी हुई, आसानियां भी हुई। मैं ये समझती हूँ कि इंसान का इरादा सच्चा हो, अच्छा हो, नेक हो, तो अल्लाह पाक रास्ते भी निकाल। बेशक ऐसा है, मुश्किलें तो हो जाती हैं, निकल जाती हैं। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 3 है माशाल्लाह, 2 बेटे 1 बेटी। पढ़ते हैं वो तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, लियारी का हम जिक्र कर रहे थे, और जब भी लियारी का जिक्र आता है तो वहाँ के माशाल्लाह लोग वैसे ही बड़े टैलेंटेड हैं, और उनका नाम हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, एथलेटिक्स में उनका नाम देख रहे होते हैं, गेम्स में देख रहे होते हैं। आप वैन चलानी जब आपने शुरू की, हमारी सोसाइटी बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, और बड़े मसाइल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लोग तंग भी करते हैं, ट्रैफिक में निकलना बड़ा मुश्किल होता है खवातीन के लिए। आपको भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा मसाइलों को, पीछे से गालियां भी दी हैं, आगे से गाड़ियां भी आके खड़ी कर दी हैं, पीछे से हॉर्न भी देना, सब कुछ करना। बस मैं इतना सा इशारा करती थी, गाड़ी उड़ नहीं सकती है, मैं उड़ा नहीं सकती, वेट कर। तो जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उतना ही बोलता है। ये बात, जितना ज़र्फ होता है वो उतना ही बोलता है और उतना ही करता है। मैं यानी कि अगर मैं लोगों की तरफ ध्यान देती तो शायद आज मैं आप लोगों के पास नहीं होती। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा। मैंने किसी की बातें नहीं सुना, हाँ, किसी की बातें नहीं सुनी। यानी कि मैं यही कहती थी अल्लाह ने 2 कान इसलिए दिए, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। और जो मेरी मंजिल है, मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है इंशाल्लाह। मैं क्योंकि आपकी बातों से अंदाजा लगा सकती हूँ कि पहले सिर्फ माँ का ख्वाब था, लेकिन जब माँ ने अपना ख्वाब अपने ही लखते जिगर के मुंह से सुना तो शायद माँ की वो दोबारा जो चिंगारी थी ना, वो भड़क उठी। सही है, ऐसा ही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब आपके वो जिंदगी जो आप समझती थी कि मैं इससे बेहतर जी सकती हूँ, अपने हाथ पैर चलाकर जी सकती हूँ, जब आपने वो कदम उठाने की कोशिश की तो घर से क्या चैलेंज आया? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा घर से चैलेंज आता है, बाहर से नहीं आता है। ये औरतों के साथ यही ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। सबसे ज्यादा चैलेंजेस घर से ही आते हैं, अपनों खानदान से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं बस। लेकिन वही था कि मैंने कान बंद कर दिए थे और आंखें बंद कर दी थी कि मैं नहीं, मुझे उन्हें कुछ सुनना है ना कुछ देखना है, कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। मुझे बोला गया था कि बच्चों का क्या होगा, मैंने कहा आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि मेरी भी अभी उम्र नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं भी तो किसी की बहन, मैं तो कुछ होगा तो बच्चों का कुछ होगा। मैं बच्चों को तो बच्चों के लिए तो मैं हूँ, मैं हर तूफान, मुझे यकीन है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं हर तूफान से टकरा जाऊंगी, मैं हर चीज कर दूंगी, लेकिन मेरा क्या होगा आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो? तो मुझे अपने लिए भी तो जीना है। वहाँ क्यों इस सोच को लेकर माशरे में लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं कि अरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम्हारे शौहर है, सब कुछ तुम्हारे बच्चे हो गए, अब तुम्हारे वो सब कुछ, तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। ये सोच क्यों है हमारे माशरे में?
ये बना दी गई है ना कि शौहर है बस खुदा यही है, मिजाजी खुदा यही है, जो ये बोलेगा, जीना भी यही बोलेगा तो जीना है, मरना भी यही बोलेगा तो मरना है। क्यों? कोई बुराई नहीं है, लेकिन इज्जत मोहब्बत और वो हक लेकिन तो आप मिले। रिस्पेक्ट, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट कर रही हैं तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। ऐसा ही। सिर्फ औरत तो सिर्फ ये नहीं है कि अभी 3 दिन पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगी, एक लेडी से मैं मिली, वो सारा दिन दुराजी में काम करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वहीं लियारी की हैं, सारा दिन दुराजी में आती हैं, एक बंगले पे काम करती हैं, वापस घर जाती हैं, उनके हाथ में जो अपने बच्चों के लिए खाना पीना वो जो मिलता है उनको, वो उनका शौहर आकर उसको मार पीट कर उससे पैसे भी छीन लेता है और खाना भी छीन लेता है। तो यानी कि अब मैंने उस औरत को बोला कि आपकी जिंदगी कहाँ है, तो कहती है मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या मतलब, कहती है ना मुझे माँ है ना बाप है। मैंने कहा आप खुद तो हो, आप खुद तो हो, आपको माँ बाप की क्या जरूरत है, आप खुद तो हो, आप भी जीने का हक रखती हो, आप क्यों मार खाती हो? यही एक थप्पड़ अगर आप उसके मुंह पे मार दो तो देखो उसको दर्द होता है या नहीं होता है। लेकिन यहाँ के हमारे माशरे के मर्द ये नहीं समझते, वो बीवी को ये नहीं समझते कि बीवी है, जैसे वो हमें इज्जत दे रही है हम भी उसको इज्जत दे, वो कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसके बादशाह हैं, हम इसके साथ जो चाहे कर लें। कितना बदलाव आया जिंदगी में जब आपने खुद से काम करना शुरू किया, खुद से कमाना शुरू किया? बहुत ज़्यादा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़ते चले गए और मैंने, मेरे बच्चों की कस्टडी का केस भी था, मैंने 5 साल कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर काटे, तो उससे ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सामने वाले को हमेशा मैं यही बोलती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ दो जितने कि तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि मैं तकलीफों से गिरती नहीं हूँ, मैं उठती हूँ। सुभान अल्लाह, ये बात याद रखना। जीती रही है, अल्लाह अकबर। आज आप क्या कर रही हैं, क्या आपके मसरूफियात है, किस तरीके से आप ब्रेड एंड बटर कर रही हैं घर का और जिंदगी का? कोविड के बाद तो काफी डिस्टर्बिंग हो गई, ठीक है, स्कूल वगैरह, ये कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए 2 साल तक। मैंने उस दौरान मैंने मजदूरी की है, ठीक है, अपनी गाड़ी में, यानी कि कहीं जो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, नहीं छोड़ते थे कि कहीं दुकानें नहीं खुली हैं, ये नहीं खुली हैं, तो उस टाइम मैं मजदूरी करती थी, अपनी गाड़ी पे कहीं पे सामान पहुंचा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, इस तरीके से कर दिया। फिर यानी कि मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ से हट गया और मेरे दिमाग में ये बात आई कि महा अब आगे चलो, अब छोड़ दो स्कूल को, ऊपर वाले का अब छोड़ दो ये सब, अब आगे बढ़ने की करो। तो 2015 से मैंने सोशल वर्क भी स्टार्ट किया। क्या बात, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करना, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, कि सिर्फ एक मैं महा नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे ही साथ ये सब कुछ हुआ है, नहीं, हर घर में, हर गली में मेरी जैसी महा मौजूद है, जिनको मोटिवेट की जरूरत है, जिनको आगे जिनको बाहर निकालने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा कि आप भी जिंदा हो, आप जियो, जिंदगी आपके लिए भी है। तो उस पर फिर अब मैं सिंगल औरतों पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। इस ये 2022 से मैं शुरू हुई है। आपने स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया महा स्टार्ट किए हुए है? अभी 2022 से ही स्टार्ट किया, वो तो पहले मैं करती थी। 2015 से कर रही हैं? हाँ, 2015 से सोशल वर्क, बेवाओं के लिए राशन कलेक्ट करना। मेरे पास तो, मैं खुद तो मजदूर बंदा हूँ, लेकिन मैं दूसरों से लेती हूँ। बहुत अच्छी मैं बात करती हूँ, किसी के अगर किसी यतीम बच्ची की शादी है तो आगे बात करती हूँ कि इसकी शादी का कुछ हेल्प कर दो। बहुत अच्छी बात। घर वालों को, यानी कि उनके घर वालों से बात करती हूँ कि अपनी बेटी की पूरी सेफ्टी करके फिर शादी करो। इस सारे सफर में वहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने की अल्लाह के बाद? मुख्तलिफ जगहों से जो मुख्तलिफ लोग हैं, एक परफेक्ट बंदा नहीं है। घर से तो बाबा का सपोर्ट है, बाबा का सपोर्ट सबसे ज्यादा, बाबा का सपोर्ट। सलामत रहे, अल्लाह सलामत है कि वो मेरे साथ ही रहते हैं। उस वक्त जो था वो वक्त गुजर गया, वो चला गया, अब सब कुछ सेट हो गया। जब इंसान खुद मुख्तार हो जाता है, ये मैंने इसी माशरे में देखा है, लोगों में देखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत बढ़ जाती है। ऊपर सपोर्ट देना भी लोग शुरू हो जाते हैं, फिर इज्जत भी मिल जाती है। माशाल्लाह जब बाप सपोर्ट दे रहा है, खुद लड़की हिम्मत वाली है, तो फिर हम कौन होते हैं? उन लोगों ने सबके, जिनके जहाँ आप रहती हैं वहाँ पे सबने आपकी जर्नी देखी होगी, बिल्कुल, सबने आपका सारी तकलीफें, सारा सफर सब देखा होगा ना। आज क्या कहते हैं वो तमाम लोग? आज वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे इलाके से इलेक्शन में खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अल्लाह को मानो, मुझे सियासत से दूर रखो। मेरे पीछे पड़े में पूरे मोहल्ले वाले कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं आप खड़ी हो जाओ। ऐसी तो लोगों की जरूरत है। अब जब हम लियारी की बात करते हैं, बंदा अवामी ही तो होना चाहिए। जब अवामी ऐसा बंदा हो तो वही अपने ही लोगों की मदद वही कर सकता है, कि वो उनकी जरूरियात समझता है, वो समझता है कि उनके मसाइल क्या है। अपने इलाके में काम करती हूँ,
अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक माफ़ करे, बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है जो अपने सफ़ेद पोशी को सामने नहीं लाना चाहती। अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। और हमारे पास ज़्यादातर NGO हैं जो काम करते हैं, लोग हैं, लेकिन वो सबूत मांगते हैं, पिक्चर मांगते हैं। और बहुत सी ऐसी औरतें वो कहती हैं कि हमारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचे, हमारी पिक्चर आ गई। और मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि जिस सफ़र से मैं गुजरी हूँ मैं उनका दर्द महसूस करती हूँ। ख़वातीन को आखिर में कोई पैगाम देना चाहती हैं? यही कि जिंदगी में कभी गिव अप मत कीजिएगा। ये बात जबरदस्त। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपसे मिलकर वाकई में जिंदगी की बहुत सारी चीजें और आसान लगने लगी और आप इंस्पिरेशन बनी है। आज हमने भी बहुत कुछ आपसे सीखा है, आई एम श्योर देखने वालों ने भी कुछ। हमें बस साथ रहेगा, एक छोटी सी खबर शेयर करते हुए वक्फे की तरफ जाएंगे। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा और दालें गायब हो गई हैं। हम पहले भी इन खबरों के हवाले से आपको बता चुके हैं कि जब महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई होती है, यूटिलिटी स्टोर से बहुत सारी अशिया गायब हो जाती हैं। अब शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से दाल, घी, चीनी के शेल्फ खाली पड़े हैं, उनको परेशानी का सामना है। जब सब्सिडी दी जाती है तो इन अशिया का मौजूद होना यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी सब्सिडी देने का। अब सेकेंडली, गरीब आवाम तक जब कोई चीज ही नहीं पहुंच रही तो आपका क्या फायदा कि आपने कोई चीज सस्ती कर भी दी है। हुकूमत ने सब्सिडी दी है तो वो दस्तयाब भी करें, साथ में ये अवाम मुतालबा भी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे 92 न्यूज़ जीशान काका खेल से। जीशान बताइएगा क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स की? जी माया और शाहजेब, सुबह बखैर। इस वक्त मैं पेशावर के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जितनी भी हुकूमत ने चीज़ों पर सब्सिडी दी है वो नहीं मिल रही, जिसके बायस लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने लोगों की मुश्किलात को देखते हुए आटा, घी, चीनी और दालों पर सब्सिडी दी थी। आटे का तेल जो है मार्केट में 1800 रुपये और 1900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत ने लोगों की मुश्किलात को देखते हुए यही आटा 980 रुपये में देने का फ़ैसला किया था, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन गुज़श्ता कई माह से यही एक मुश्किल लोगों को पेश आ रही है कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। ना आटा मिल रहा है, न घी मिल रहा है और ना चीनी और दालें जो है यहाँ पर दस्तयाब है। पेशावर के जितने भी स्टोर्स हैं, आप जहाँ भी जाए वहाँ पर ये चीज़ें नायाब हो गई है। बाहर मार्केट में जो घी मिल रहा है वो 500 और 600 रुपये में फ़ी किलो मुकर्रर है उसका रेट। यहाँ पर हुकूमत ने फैसला किया था कि 600 रुपये के बजाय जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो में घी जो है दिया जाएगा। इसलिए शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और यही कह रहे थे कि जो 300 रुपये फ़ी किलो में घी मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इससे जो है लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि घी है ही नहीं, जिसके बायस लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जीशान, आपने अपडेट किया और शहरी वाकई परेशान हैं क्योंकि उनको जो घर की ज़रूरी अशिया हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। इसी वजह से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और ये हुकूमत की, इंतज़ामिया की ड्यूटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया को दस्तयाब कराया जाए। थैंक यू वेरी मच जीशान, आपने अपडेट किया। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आएंगे। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो अभी शामिल करने बाकी हैं, मुलाकात भी आपकी कुछ लोगों से और करानी है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। माया और शाहजेब अभी हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार एक बहुत ही अच्छी खबर को लेके। चाहे कोई छोटी सी भी कोई अच्छी खबर होती है, हम उसको इतना बड़ा कर इसलिए शेयर करते हैं बिकॉज कहा जाता है ना कि हाफ ग्लास फुल देखा करो। अच्छी खबर को ज्यादा अगर आप शेयर करें तो वो आपके और आपके आसपास रहने और देखने वालों सबके लिए एक पॉजिटिविटी के जो वो फीलर लेकर आता है। बिल्कुल, और जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारा कोई भी जेंडर हो, कोई भी शहरी, वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रह रहा है उसका किसी मजहब से ताल्लुक है, किसी भी रेस से ताल्लुक है, इन सब चीजों से बालातर होकर हमें ये देखना होता है कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर हैं या नहीं है।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और सिंध के बल्दियाती इदारों में ख्वाजा सराओं की जो नुमाइंदगी है वो लाजमी करार दे दी गई है। अब टाउन कमेटी से लेकर मेट्रोपॉलिटन हाउस में 135 ख्वाजा सरा एक कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे। सच अ ग्रेट न्यूज, क्योंकि इन सब के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक है, चाहे वो बॉबी हो चाहे वो बिंदिया हो, सब लोगों से इतना ताल्लुक है। और जो आज है वो तो उनसे मिलकर इतने दिनों बाद उससे मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने सारी पुरानी यादें जो है वो ताजा कर ली। लेकिन इतनी खुशी हो रही है शाहजेब दैट दे ऑल विल बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड बी एन इम्पोर्टेंट एक्चुअली ऐसा वो इंटेग्रल पार्ट हो जाएंगे, तो वो हम कितना अच्छा होगा उनकी ग्रोथ के लिए। ना हो उनकी नुमाइंदगी होना बहुत जरूरी है, सबकी नुमाइंदगी होना जरूरी है। तो आज हम उनसे मुलाकात करवाई दें फिर आप या क्या भाई करवाते हैं भाई। हमारी बहुत ही अपनी और बहुत ही पुरानी सरा कम्युनिटी की रहनुमा जहरश खानजादी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माया, एक दफा फिर से तुम्हें देख के और इस शो में आके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो, थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग आवर टाइम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले तो हम अच्छा बहनी आप पूछें, आप एक्साइटेड हैं? नहीं, बिकॉज हम सब एक्साइटेड हैं ऑफ कोर्स। लेकिन खालिद सरा की नुमाइंदगी आज से नहीं जहरश, हम कब से अर्से ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के ब्रेक में भी कि जब आप बिंदिया के साथ आते थे हमने कितने टॉपिक्स पे काम किया, कितने टॉपिक्स कितने इश्यूज पर आपने नुमाइंदगी भी की और हिस्सा भी लिया। अब जबकि ये सच शाहजेब ने बताया कि अब जब बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप लोग एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने जा रहे हो और लाजमी करार कर, क्या फीलिंग है? सबसे पहले तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो इक़्तिदार का सिलसिला शुरू हुआ है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले, अंग्रेज़ों से भी पहले मुगलिया दौर में ख्वाजा सराओं को इन्हीं इक़्तिदारों से नवाजा जाता था और आज वो रवायत जो है वो सिंध ने पूरी कर ली। हालांकि लोकल गवर्नमेंट का बिल तो पूरे मुल्क में पास हुआ है मगर जो एक इक़्तिदार देने का फैसला, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो फैसला वो सिंध ने उठाया। तो सिंध हुकूमत के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट, हालांकि ट्रांसजेंडर एक स्टिग्मेटाइज कम्युनिटी रही है हमारी सोसाइटी में, मगर इसमें पीपल्स पार्टी ले लो, पीटीआई को देख लो, अपना एमकेएम की जमात को देख लो, तो वहाँ पे जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर को वेलकम कहा। और बीइंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रहते हुए हमने रिजर्व सीट पे जो चेयरमैन की सीट्स पे जो आने वाली ट्रांसजेंडर हैं हमने उनको लिस्ट प्रोवाइड की कि अगर ताकि आपको मतलब बतौर अगर देखें एक आम जनरल पब्लिक इतनी ट्रांसजेंडर के डायनामिक के उनके लिहाज से सेंसिटाइज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर पिछले 2002 से काम करने वाली जो जिया तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बिंदिया राना ने बनाया, उन्होंने हमने इस चीज़ को यकीनी बना लिया कि कहीं वो सीट खाली ना चली जाए, किसी टाउन में वो सीट जो है वो खाली ना चली जाए। तो हमने जो है उनको लिस्ट प्रोवाइड की, लोगों को एम्पावर किया कि आप इक़्तिदार में आने का। पता है मैं सब सुन रही हूँ, मुझे उस तमाम स्ट्रगल्स याद आ रही है, शोज याद आ रहे हैं जिसमें हम रोते भी थे। याद है कभी कभी हालांकि खुशी का समा हो रहा होता था और हम इन बातों को लेके कभी तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते थे, कभी हम अपने जो है वो एक्सप्रेशन बताते हुए, जज्बातों को बताते हुए रो पड़ते थे। पर आज ये खुशी की हमारे लिए लहर है। ये ऐसा नहीं कि इक़्तिदार किसी भी ख्वाजा सरा को मिलता है तो वो हमारी पूरी कम्युनिटी की अचीवमेंट और इसीलिए मैं ये जानना चाहता कि इससे कम्युनिटी को कितना फायदा पहुंचेगा इक़्तिदार मिलने से, मेट्रोपॉलिटन हाउस में शामिल होने से, टाउन कमेटीज में शामिल होने से। जाहिर है पूरी कम्युनिटी को एक सपोर्ट मिलती है, तो कम्युनिटी का मोराल कितना बेहतर होगा और उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी। देखिए यहाँ तो अब तो इस वक्त तो कम्युनिटी जो है वो इस वक्त खुद इतनी पैशनेट हो रही है वो, क्योंकि वो कह रही है कि सिर्फ हमें अपने लोगों की खिदमत तो नहीं करनी पड़ेगी, हम अब लोगों की खिदमत करेंगे, अब लोग आएंगे। क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी तो ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा आपकी खुशियों में ही आपके साथ होती है, आपके गम में भी आपके साथ होती है। मगर जब आप सोचें कि हमारे अपने तो कोई नहीं होते, हमारे ये लोग ही हैं जो हमारे अपने हैं। जनरल सिस जेंडर के लोगों के तो अपने भी होते हैं, कुछ अपने मफादात, कुछ अपने इन्फ्लुएंस भी होते हैं, मगर हम तो रहते ही लोगों की खुशियों के लिए। तो आप देखें कि जब मैदान में आएंगे और काम भी लोगों के लिए करेंगे, काम भी लोगों के लिए करेंगे, काम भी करेंगे और लोगों जब इक़्तिदार मिलेंगे और लोगों के मसले मसाइल ख्वाजा सरा हल करेंगे तो देखेंगे एक्सेप्टेंस का लेवल कितना बढ़ेगा। एक्सेप्टेंस का लेवल की बात की जहरिश, तो नजर आ रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि पहले स्टिग्मेटाइज था, पहले पीपल यूज टू अवॉइड इस डिस्कशन को अवॉइड करते थे। एंड लाइक यू जस्ट सेड, जैसा आपने अभी कहा कि
हम तो लोगों के गम और खुशी में हमेशा बड़ा किरदार रहा। हमारी वालदा बताती हैं हमें कि कितने अहम रखा जाता था, कितनी मोहब्बतों से वो घर का हिस्सा होते थे, जिस तरह इज्जतों के साथ, जिस तरह खानदानी खून वाले होते थे। तो जिस तरीके से अब ये माहौल बदल रहा है, ये चेंज आ रहा है, ये एक्सेप्टेंस आ रही है, ये प्यार मिल रहा है, ये रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या लगता है अब कितनी दूर है दिल्ली? देखिए अब तो दिल्ली इतना दूर है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट में आ गए, नेक्स्ट हमारा प्लान है असल ऐवानों में आने का। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि कोई ख्वाजा सिरा वजीर आजम भी होगा। ये मिशन है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हम पूरा करें, हम ना हो मगर हमारे बाद, मगर ये होगा जरूर इंशाल्लाह। देखिए इससे बड़ी बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया की देख लें, अमेरिका के कितने स्टेट्स में ट्रांसजेंडर जो कि PM लेवल पे बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर। ट्रांसजेंडर्स, खवातीन या मर्द, आपकी काबिलियत होनी चाहिए ना। काबिलियत, अगर आप काबिल हैं तो फिर आप किसी भी सीट पर आ सकते हैं, चाहे वो आपके ऐवानों की सीट्स हैं, आप पार्लियामेंट में तो बैठ भी सकते हैं, मिनिस्टर्स भी बन सकते हैं, आप मुल्क के लिए काम भी कर सकते हैं। मगर माशरे का एक अलमिया आज भी मौजूद है, वो जो एक ट्रांसफोबिक बिहेवियर जो हमने हमेशा फेस किया है, वो अब तक जो है वो सिर्फ 60% लोगों में जो है वो कवर हुआ है। 40% आज भी हम अनएक्सेप्टेंस का फेस कर रहे हैं। बहुत सारी आज देखें, आज कराची में देखें हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसजेंडर जो है वो नुमाइंदा खड़ी हो रही है, मगर यही बल्दियाती इलेक्शन सिंध में भी हुए तो उस पर किसी ट्रांसजेंडर को कोई जो है नहीं दिया गया। वजह ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब आपने उनको जो है वो फकीरी करके उनको दुआओं में तो अपने साथ रखा है, प्यार भी करते हो, मगर वो एक्सेप्टेंस लेवल के ये सियासत में इक़्तिदार आएंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में आपको पता है खवातीन के एजुकेशन भी तो मैटर करती है। शाज़ेब नहीं, वही वाली बात नहीं है, आप क्वालिफाई करते हैं तो व्हाई नॉट, ऐसे ही है। अच्छा, मगर फिर वहाँ में नहीं होया, मगर कराची में हम कहते हैं कि मतलब क्योंकि कराची में मेन स्ट्रीम सोसाइटी की जितनी भी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लग के उनको अपनी इक़्तिदार को यकीनी बनाने में बड़ा साथ दिया। बिल्कुल सही तो अब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो मतलब आपने इंटीरियर सिंध में भी देखना है कि वहाँ की नुमाइंदगी को भी बेहतर करें वहाँ की। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रह गया है अगर हम इसके हवाले से बात करेंगे? एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, क्या लगता है कि एजुकेशन भी अब जरा हमारी खालसा कम्युनिटी को जरा फोकस करना चाहिए कि अब जरा तालीम की तरफ आए, ना जाएं उस तरफ कि आपको कोई डिग्रेड करे या आपको अनएजुकेटेड करे, आप खुद भी एफर्ट करें? क्या ये भी तो एक चैलेंज होगा कहीं ना कहीं? ये चैलेंज है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज है फैमिली एक्सेप्टेंस। फैमिली एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा इनडायरेक्ट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी फैमिली है। अगर फैमिली हमें एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज आई एम लकी एंड हम्बल, और ये मैं एक लिवरेज हूँ, बिकॉज माई फैमिली एक्सेप्ट मी व्हाट द वे आई एम। एग्जैक्टली, जो उन्होंने जिस तरह, दैट्स द रीजन ऑफ माई एम्पावरमेंट। इस तरह बहुत सारी ट्रांसजेंडर जिनको फैमिली सपोर्ट है वो अपनी एम्पावरमेंट लाइफ देख रही हैं, मगर इस पे जो है वो रियासत ने भी बड़े अच्छा जिम्मेदारी का रोल अदा किया है। सिंध हुकूमत ने जो है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ओपन किया हुआ है, और ट्रांसजेंडर अब बहुत इंटरेस्ट लेवल से जो है वो स्टडीज़ की तरफ आ रही है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी ने जो है हर फैकल्टीज में जो है वो 100% स्कॉलरशिप पे जो है वो ट्रांसजेंडर को एजुकेशन दिया, और वहाँ पे अब 25 ट्रांसजेंडर जो है वो डिफरेंट उसमें मौजूद हैं, मतलब डिफरेंट फैकल्टीज में मौजूद हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, हर कम्युनिटी में हम देखते हैं कि अच्छे और बुरे हर लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अब आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो फिर कुछ इलीगल कामों में चले जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, उनको वापस सीधे रास्ते पे लाने के लिए कि वो भी अपनी तालीम हासिल करें, या वो भी जिस तरीके से हम नुमाइंदगी देख रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो, उसके लिए कोई खास तौर पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं? उसके लिए देखिए खास तौर पे हम लोग आउटरीच सेशंस करते रहते हैं विद इन अ कम्युनिटी, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहते हैं। मगर एक जो हमारी सोसाइटी में इजी इनकम का एलिमेंट है जो आ चुका है, उसको आप उस बिहेवियर्स को चेंज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आप श्योरिटी देते हैं कि हमें जॉब मिलेगी, आप श्योरिटी देखते हैं कि हमें जॉब मिलेगी, आप श्योरिटी इस चीज़ को लेते हैं कि हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैं आज एजुकेशन हासिल कर लूँ और कल को मुझे जॉब ना मिले तो फिर तो मैं वही काम करूँ। बहुत बड़ा सवाल है, वही वाली बात है ना कि लोग यहाँ पे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और यहाँ पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सवाल का जवाब जरूर जाते जाते दीजिएगा। वो आपने कहा जो फैमिली एक्सेप्टेंस जिनको नहीं मिल रही, उनके लिए आप क्या फैसिलिटेशन देती हैं? देखिए, उनके लिए तो हम बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी तो ये सपोर्ट रहती है कि उनको एजुकेशन की तरफ भी लाएं उनके, मगर ये कि रिसोर्सेज जो है वो वसाइल हमारे पास भी हों, क्योंकि अगर जब आपको फैमिली डिसोन कर लेती है तो आपको रिसोर्स कहाँ से आए?
इन्हीं रिसोर्स को जनरेट करने तो कट गई। इन्हीं रिसोर्स को जनरेट करने के लिए ट्रांसजेंडर स्टीरियोटाइप प्रोफेशन की तरफ आते हैं, जिस पे अगर ये रियासत जिम्मेदारी ले, क्योंकि आप देखिए फॉरेनर कंट्रीज में 18 साल तक जो है वो बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो रियासत के हाथ में, स्टेट के हाथ में होती है, जो कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको सर्वाइव खुद करना पड़ता है। कम उम्र में जब आप निकलते हैं, गलियों रास्तों में जब आते हैं, तो लोग आपको तनकीदी निगाह और हैरेसमेंट की निगाह से ही देखते हैं। आपको कोई भी इंसान आपको अडॉप्शन नहीं देता, कोई ओल्ड एज होम आपको जो है किसी ट्रांस बच्चे को जो है वो अडॉप्शन नहीं देता कि ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो। ये जिम्मेदारी रियासत नहीं। ये बात आपने जो शुरू में की ना, एक्सेप्टेंस लेवल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगियों में, हमारे माशरे में और मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ें। और जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम सबका ही फायदा है। हमारे इदारे मजबूत होंगे, हमारा ही मुल्क बेहतर होगा, और हमारे जब स्ट्रांग होंगे तो फिर सबको जो इक्वल राइट्स हैं वो मुमकिन हो सकेंगे। थैंक यू सो मच दानिश, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारी दुआएं, उनकी एफर्ट्स अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए और आप लोग बहुत आगे जाएं। आई वुड लव टू सी। बस इंशाल्लाह सेनेट और अवान में जब आएंगे फिर इंशाल्लाह इसी शो में मुलाकात बिल्कुल होगी जी, और हम ही इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। शाज़ेब और माया ही होंगे इंशाल्लाह। तो अब जहाँ प्रोग्राम में आगे चलते हैं, और जिस तरह शाज़ेब ने कहा कि मुल्क जब ग्रो होता है और अच्छी चीजें होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो खबर आती है ना, तो तूफानी बारिशें हुई हैं, जिस तरह तूफान आया है, जिस तरह तबाही हुई, जिस तरह चैलेंज आया है, जिस तरह लोगों के घर जो है वो चले गए, जानें चली गई, जिस तरीके से जो है वो फसल को नुकसान हुआ, जानवरों को नुकसान हुआ। लेकिन साथ साथ अब शाज़ेब से सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, जरा बताइए। वो सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं। हम देख रहे थे कि हमने गुज़श्ता हफ्ते भी रिपोर्ट किया था कि बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से कितनी तबाही हुई है, जैसे कि मायने जिक्र भी किया है। लेकिन उसके बाद जो उसके पोस्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि लोगों के अंदर जो मुख्तलिफ सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं, उसकी वजह से परेशानियां मजीद बढ़ती जा रही हैं। बारिशों से, सैलाबी रेलों से मुतासर इलाकों में पेट और आंतों की बीमारियां जो हैं इसमें बहुत इजाफा हुआ है, और इस पर जो है वो तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है जब बच्चों में ये बीमारियां खासतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके लिए आपका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना जरूरी है कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। माया बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरीके से जो हालात हो रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह डायरिया, कल ही मेरी बात हुई एक डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि इस वक्त डायरिया नॉर्मली भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्टमक इश्यूज बहुत हो रहे हैं, और जहां पर ये हालात हो कि जब तूफान के बाद के जो हालात हैं वहां पर जिस तरह बीमारी जन्म ले रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना आराम से बात इसके बारे में हम कर तो लेते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, यानी कि बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत से फराह अजीम शाह ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फराह, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जानना चाहेंगे जो हालात हैं इस वक्त सैलाबी रेलों के बाद, इस वक्त जो सिचुएशन है वो मजमूई सूरत हाल क्या है, प्लीज जरा शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माया, शाज़ेब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से मुसलसल फ्लड्स के दिनों में आप लोग बलूचिस्तान को कवरेज देते रहे हैं और फोकस किया है बलूचिस्तान को, इसी बात की ज़रूरत है और मीडिया से हम यही तवक्कुआत रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मौजूदा सूरत हाल जो है बलूचिस्तान में, देखें अभी तक जो मानसून का एक सिलसिला है वो जारी है और बहुत ज़्यादा बारिशें, कल भी क्वेटा में और किला सैफुल्ला में बारिशें हुई हैं बहुत शिद्दत से। इसके साथ साथ परसों पंजगूर में बारिशें हुई हैं जिससे माली नुकसान भी हुए हैं और जानी नुकसान भी हुए हैं। और अभी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि 22 तारीख से लेके 26 तक जो बारिशें हैं उसका सिलसिला और मज़ीद शिद्दत से शुरू होगा। तो अभी तो देखें ये जो मानसून का सिलसिला है ये जारी है और जो फर्स्ट एंड सेकंड आपका एक होता है कि प्रोसेस कि आप रेस्क्यू एंड रिलीफ, तो अभी हम रेस्क्यू और रिलीफ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं जब तक ये बारिशों का जो सिलसिला है ये थमता नहीं है। वैसे और फिर उसके बाद जो है वो रिलीफ का जो प्रोसेस है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? वैसे तो खैर कहा जा रहा है कि अभी भी पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी है कि बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो बारिशें हुई हैं क्या उसका तमाम इलाकों से पानी निकाला जा चुका है, लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, इलाके क्लियर हो गए? जी मैं वही आपको बता रही हूँ कि अभी तो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है
और जिस तरह प्रिडिक्शन की गई है कि 22 से 26 तक ये मजीद बारिशें होंगी, तो अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का प्रोसेस जो है वो ऑन है, और रिलीफ जो है वो बिल्कुल जहां भी अवाम अफेक्टीज हैं वहां पर इंतजामिया पहुंच रही है और दिन और रात फील्ड्स में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अब जिस तरह रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस शुरू होगा, वो जब असेसमेंट की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर बारिशें रुकी हुई हैं, लेकिन जब तक ये मुकम्मल तौर पर बारिशों का सिलसिला स्टॉप नहीं होगा तब तक हमारी जो एक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, जब तक वो सामने नहीं आएगी, फाइनल रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर साहिबा प्रॉब्लम ये है ना कि अगर उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें बढ़ती जाएंगी, सेहत के मसाइल बढ़ते जाएंगे, तो फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसको कंट्रोल करने में। अगर ये वाकई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर आंतों के और पेट के हवाले से जो कहा जा रहा है, तो फिर तो उसको साथ साथ ट्रीट करना बहुत जरूरी है ताकि इसमें इजाफा ना हो, क्योंकि जब तक ये रेस्क्यू का जो पूरा प्रोसेस है ये खत्म होगा, जब तक बीमारियों में बेहद इजाफा हो गया होगा। जी देखिए, इस हवाले से जो इंतजामिया थी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, पहले से ही अलर्ट थे हम, और बहुत दिन पहले ही जो मेडिकल कैंप्स थे वो हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कायम कर दिए थे, क्योंकि हमें पता था, आपको पता है जब ये फ्लड्स आते हैं और साफ पीने का पानी भी इससे इफेक्ट होता है, तो जो मेडिकल कैंप्स थे चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजी हेल्थ को, वो तमाम डॉक्टर्स की टीम्स लेके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे, और यूरोप में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए थे और इफेक्टिव थे, वहां पर डायरिया और हैजे का जो मर्ज है वो फैला हुआ है। तो बिल्कुल जो इंतजामिया है वो अलर्ट है, मेडिकल कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, और तमाम अद्वियात जो हैं वो भी मुहैया की जा रही हैं। और फिर सफाई का जो एक प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बताऊं कि जहां जहां पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो सफाई का जो एक प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। एस्केवेटर जो है उसको भी इंगेज किया गया है हुकूमत की जानिब से, पानी जहां पर खड़ा है, तो मुकम्मल तौर पर जो इंतजामिया है वो हाई अलर्ट है और ऑन ड्यूटीज हैं। जी ठीक है। फरा जी, यूं कि जिस तरीके से आप बता रही हैं, इस तरह डायरिया फैलना और डायरिया इस तरह बड़े तो फिर भी बता पाते हैं, बच्चों का तो बहुत वहाँ पे इस वक्त उनके सेंसिटिव सिस्टम होता है, बता वो पाते नहीं है उनको क्या इशू है। क्या उस हवाले से भी आपके पास कोई स्पेशलिस्ट, कोई अलग से कोई हेल्प बच्चों की सेहत के हवाले से है? जी फरा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि खुद जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, डीजी हेल्थ हैं, वो फील्ड्स में मौजूद हैं, और तमाम डॉक्टर्स की जो टीम्स हैं, ऑफ कोर्स जिसमें पीठ से रिलेटेड भी डॉक्टर्स हैं, वो सब शामिल हैं और ऑन ड्यूटीज हैं। और इंशाल्लाह देखें, हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हम आवाम की जान और माल की हिफाजत करें, और हम ऐसे हालात में उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जहां जहां इफेक्टिव हैं वहां वहां हम मौजूद हैं। जी लेकिन फरा, आप क्या समझती हैं, हमारी तरफ से कोई या 92 के तवज्जुह से आप कोई बात या कोई पैगाम देना चाहेंगी, या आप चाहती हैं कि दीगर हम लोग जो सिंध में हैं, दूसरे शहरों में मौजूद लोग हैं, क्या हम कोई मदद, कोई किरदार, कोई हिस्सा, कोई वसीला बन सकते हैं? तो प्लीज आप हमसे शेयर करें, बिकॉज इस वक्त हमें जो है फोकस करना है अपने उन इलाकों और जहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी गवर्नमेंट तो सब पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के हवाले से क्या काम हो सकता है, इस हवाले से भी आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 92 को तो मैं वैसे ही खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कवरेज दी है फ्लड्स के हवाले से, और मुझे भी आप लोग प्रोग्राम में लेते रहे हैं। बहुत अहम बात मैं माया यहाँ पर करूंगी, शाहजेब। देखें, बलूचिस्तान अंडर डेवलप होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हमें है, सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, ये हमारी सफरिंग्स हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारा बहुत ज़्यादा बजट वहां पर निकल जाता है, डेवलपमेंट फंड हमारे पास ना होने के बराबर रह जाता है। अगर रिहेबिलिटेशन का, इस फ्लड के बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस अगर हम नहीं कंप्लीट कर सके तो हम 20 से 25 साल पीछे चले जाएंगे, और आप फिर सोचें कि बलूचिस्तान का क्या हाल होगा। तो हम बार बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को भी कह रहे हैं कि हमें माली मदद की जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि हमें इस वक्त शदीद जरूरत है सपोर्ट की, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं और हमें रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। जी
क्या हम कहीं फंड्स, मतलब कोई ऐसा इदारा है, कोई इस तरह की जगह है जहां पर अगर बकिया लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हों और मदद करना चाहते हों, तो कोई एक ऐसा एरिया जहां पर हम अपनी मदद भेज सकें, जो भी जिसकी भी हैसियत है उस हिसाब से, तो जरा प्लीज इस पे भी गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल माया, इस हवाले से आज मीटिंग होने वाली है और हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई अगर इस किस्म का कोई अकाउंट सामने आता है या कोई इस तरह का प्लान सामने आता है तो वो मैं उस हवाले से आपको अपडेट करूंगी। वैसे फरज साहब, आपने तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने, वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं कि हमें इन फंड्स की, वैसे तो खैर जो आपकी बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या कह रही है कि इस वक्त फंड्स की कितनी कमी का सामना है ताकि ये रिहेबिलिटेशन जो है वो मुकम्मल हो सके? देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से इस फ्लड्स की वजह से पूरे बलूचिस्तान में डैमेजेस हुए हैं, आपकी खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, घर तबाह हो गए हैं, जानी और माली दोनों नुकसान हुए हैं, रोड्स भी डैमेज हुए हैं, तो इसमें रिहेबिलिटेशन, अब तो देखें अभी तो ये मानसून का सिलसिला जारी है और अभी 22 से लेकर 26 तक मजीद बारिशें होंगी, तो अब सर्वे होगा, उसके बाद असेस होगा, फिर रिपोर्ट तैयार होगी कि कितना नुकसान हुआ है और कितना हमें सपोर्ट की जरूरत है। आप ये देखें कि देखिए बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की ताकत है, मैं हर प्लेटफॉर्म पर ये बात करती हूँ, और आप देखें कि हमारे जो मादनियात हैं बलूचिस्तान के, कल ही रेकोडिक के हवाले से भी एक मुआहिदा हुआ है कि पाकिस्तान पे इतना बड़ा जुर्माना आयद था, तो ये बलूचिस्तान के ही ट्रेजर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो मैं मौजूदा हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बलूचिस्तान को नजरअंदाज ना करें, बलूचिस्तान को फोकस करें, बलूचिस्तान पर फोकस करके और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। जी, अल्लाह ताला आसानी के मामलात फरमाए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ फराजीम शाह साहब हमें ज़रूर बताइएगा, आज मीटिंग के बाद हमारी टीम को भी ज़रूर बताइएगा कि अगर हम अपनी जो है वो किस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, तो कोई ऐसा जगह, कोई इदारा, कोई अकाउंट जहां पर हम बीइंग पाकिस्तानी अपना फ़र्ज थोड़ा अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। तर्जुमान बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थी, यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं। प्लीज़ डू स्टे विद अस एंड सीरियसली हमें एक दूसरे के साथ रहने और साथ निभाने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब कुछ मौसम का जिक्र करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बदलता मौसम ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि कई ममालिक में हम देख रहे हैं कि इस बार ऐसा मौसम हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में हमने इस दफा बारिशें देखी, ग्लेशियर्स पिघलते देखे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर देखा, लेकिन माया मौसम कहीं और बदल रहा है और उल्टा बदल रहा है, जहां पर इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले कुछ सालों पहले जब से एनवायरमेंटल जो है वो न्यूज चेंजेस आई हैं, पूरी दुनिया में मौसम का जो है वो चेंजेस आई हैं, लेकिन यूरोप में इस वक्त, पिछले कुछ सालों में तो बेहतर हो गया था, उससे पहले एक हीट वेव आई थी। इस वक्त यूरोप और बरतानिया की तरफ जो है वो ठीक ठाक जो है वो हीट वेव आई भी है। अभी मेरी बात हुई, हमारी फैमिली पेरिस में होती है, उन्होंने अभी बताया, शाहजेब और भाई सुन ही रहे थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिजली जाती है तुम लोगों की तरह, लेकिन यहाँ पर पंखे चल पड़े हैं। अभी बहुत दिनों बाद जाके इस वक्त बारिश होना शुरू हुई है। हीट वेव ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक हिट की है शाहजेब वहां पर यूरोप की। और अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है हीट वेव का, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है मुसलसल। बिल्कुल ऐसा मुख्तलिफ इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। बरतानिया में खासतौर पर लोगों को ये हिदायत जारी की जा रही है कि आप लोग घरों से गैर जरूरी ना निकलें, एहतियात करें, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर आप हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त बरतानिया में क्या सूरत हाल है, हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे नुमाइंदगान जो है मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद होते हैं, उनसे हम अपडेट हासिल करते रहते हैं ताकि हमें पता लग सके कि वहाँ की सिचुएशन इस वक्त क्या है। नुमाइंदे 92 न्यूज़ हैं गुलाम हुसैन, उनसे हम जानेंगे कि बरतानिया में इस वक्त मौसम कैसा है, गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है। गुलाम हुसैन, प्लीज़ अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ठीक कहा। बरतानिया के अंदर जो पिछले 2 दिन थे, पीर और मंगल, वो बहुत ज़्यादा गर्मी की लपेट में थे और बरतानिया की तारीख में इतनी गर्मी
कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई। और गर्मी की वजह से पहली मरतबा हुआ है कि मेट ऑफिस ने जो है वो रेड वार्निंग जो है वो इंग्लैंड के बहुत सारे शहरों के लिए जारी की, और बहुत सारे शहरों के अंदर एम्बर वार्निंग थी, लेकिन जिनमें लंदन भी शामिल था और दूसरे कई शहर इंग्लैंड के शामिल थे, रेड वार्निंग जारी की गई थी। और लोगों को कहा गया था कि वो जो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की लहर थी कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि अमवात भी हो सकती है। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो गर्मी ना बर्दाश्त कर सके, उसके अंदर उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर भी गर्मी की ऐसी लहरें जो आएंगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो पूरी दुनिया का जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। और बरतानिया के अंदर अब जो पहले वाला ट्रेंड था कि ज़्यादा सर्दी होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं। और लोग बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने जो है वो समुंदर का रुख भी किया ताकि वो किसी तरीके से गर्मी की शिद्दत जो है वो कम कर सके। लेकिन चूँकि पीर और मंगल दोनों वर्किंग डेज थे और कई स्कूलों के अंदर हमने देखा कि बच्चों को छुट्टियां भी करवाई गई। और ये भी इतलात है कि कई इलाकों में 41 तक जो है वो टेम्परेचर गया, जो कि बरतानिया की एक रिकॉर्ड है। बरतानिया की तारीख में पहले कभी आज तक इतनी गर्मी रिकॉर्ड नहीं की गई। साहब, आपने हमें आगाह किया और अपडेट किया कि यूके में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से, और जिस तरीके से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। यही सूरत हाल, इस तरह मैंने कहा कि यूके में के साथ साथ यूरोप में भी वही ऑब्वियसली सारा सेम बेल्ट है, सेम एरिया है। बरतानिया के बाद हम आपको स्पेन ले चलते हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद साहब मौजूद हैं वहाँ पे। शाहिद साहब, क्या ये बात सही है कि इस वक्त वाकई बरतानिया में भी इस वक्त हीट वेव और गर्मी की शिद्दत और इमरजेंसी नाफिज, जरा बताइएगा हमें क्या हालात है वहाँ के? जी हाँ, ठंडे ठार मौसमों के आदी यूरोपियन शहरियों को गर्मी की शदीद लहर ने बेहाल करके रख दिया है। सूरज गुज़श्ता कई रोज से आग बरसा रहा है और स्पेन में गर्मी की शदीद लहर ने गुज़श्ता 4 दिहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह नवारा, ला रियोजा और अरागोन में दर्जे हरारत 42 दर्जे सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जहां पे रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 20 सूबे ऐसे हैं जहां पे दर्जे हरारत 40 दर्जे सेंटीग्रेड को क्रॉस कर चुका है और वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। मशरूबात और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे धूप के औकात में सुबह 11 से लेके 3 बजे के दौरान धूप में ना निकलें। बच्चों और बूढ़ों को ख़ास तौर पर इन हिदायत पे अमल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्पेन में बड़े पैमाने पे जंगलात में आग लगने के जो वाक़यात हैं वो पेश आ रहे हैं। 74,000 एकड़ पे मुहित रकबा जो है वो बुरी तरह से आग से मुतासिर है, जहाँ फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को नकल मकानी करना पड़ी है और लोग बेयारो मददगार अपने शहर और अपने घर छोड़ के बाहर खुले आसमान के नीचे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए हुकूमत की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। इसके अलावा ये जो गर्मी की लहर है ये सिर्फ स्पेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को मुतासिर कर रही है। इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी और दीगर जो ममालिक हैं वो भी इस हीट वेव से बुरी तरह से मुतासिर हैं। अमवात के वाक़यात भी बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की जो लहर है ये मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, मगर साथ ये भी कहना है कि कल से ठंडी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद टेम्परेचर में मुमकिन है कि कुछ कमी जो है वो वाक़ई हो। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें आगाह किया और सिचुएशन बताई कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी जो है वो इस तरह के इकदाम ले रही है, ख्याल करिए। बट देन अगेन ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड हुआ है इस वक्त, बहुत अरसे बाद इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। बहुत सारी दुआएं जी। सुना है कि आज यूरोप में पेरिस में एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि बारिश शुरू हो गई है। अल्लाह के तरफ बारिश से ना शाजिब थोड़ा बेहतर भी हो जाता है। पाकिस्तान आ जाए यार, आ जाओ, बहुत बार घूम लिया, पाकिस्तान आए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है मौसम के हवाले से। वैसे तो खैर और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ऐसी बारिशें हो रही हैं कि मुख्तलिफ शहर डूब गए। खैर बलूचिस्तान की सूरत हाल आप लोगों ने देखी, लेकिन शदीद गर्मी तो बाहर पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल बारिशें हो रही हैं और ये हम उस महीने में बारिशें देख रहे हैं जब शदीद गर्मी पड़ती है। मौसम तो बेहतर है, लेकिन खासतौर पर कराची में सूरत हाल हमने बहुत खराब देखी। कहना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मतलब पाकिस्तान में मजीद सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है या नहीं है। बिल्कुल जानते हैं जनाब डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब से।
अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ साहब, कैसे हैं आप? मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप और हम सबको आप आगाह भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। प्लीज बताइए कि कराची में अब बारिश कब आएगी, कब इम्कान है? बादल हमारे सामने बनते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं और सुबह में तो बरसे हैं। अब ऐसे तो ना कहें, बिछड़ ज्यादा रहे, इतना ज्यादा बरसे हैं, कराची डूब गया आपका। हाँ, अब एग्जैक्टली जरा बताएं दर्जे हरारत के भी बारे में, टेम्परेचर क्या होगा? हम टेम्परेचर की बात की बाहर की बात करते हुए कहते हैं वापस आ जी सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मानसून हवाओं का एक नया सिलसिला दाखिल मुल्क के बालाई हिस्सों में तो आज रात से हो जाएगा। उसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ऊपर फिर इस्लामाबाद वगैरह में आज से रात से और फिर कल से बाकायदा कह लें कि स्पेल कंटिन्यूसली होगा और वो फैलते फैलते फिर नीचे जनूबी पंजाब, फिर सिंध और फिर शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान। तो कराची में 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध में और 24 से 26 तक बिलखुसूस के तीनों दिन कराची में दोबारा से बड़ी तेज बारिशों का इम्कान दिखाई देता है। और उसके रिजल्ट में जाहिर है कि कराची, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा, ऊपर दादू, जामशोर और बलूचिस्तान के जो उसके साथ इलाके लगते हैं वहाँ सभी जगहों में तेज स्पेल मुतवक्के है और अर्बन फ्लडिंग, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का और उधर पहाड़ों यानी जो रेंज है वहाँ नदी नालों में तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। सरदार साहब, आप गुज़िश्ता साल से इस साल में जो मानसून सीजन देख रहे हैं कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? आप समझते हैं इस बार बारिशें कुछ ज्यादा हुई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो के आप काउंट करें अगर तो यानी आज हो गई 20 जुलाई, तो इन 20 दिनों की एवरेज अगर पिछले 30 साल एवरेज से 20 दिनों की रेन को आप कंपेयर करें तो खासी ऊपर जा चुकी है। और पिछले साल तो पूरे पाकिस्तान में नॉर्मल से फिर थोड़ी सी नीचे रही थी, 10 या 11% कम हुई थी बारिश नॉर्मल से, लेकिन ज़ाहिर प्लस माइनस 10% तो हम नॉर्मल ही लेते हैं। तो इस साल तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जा रही है इस वक्त तक। और शुरू की फोरकास्ट भी असेसमेंट हमारी यही थी कि साल कम से कम 20 से 30% पूरे मुल्क में के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। अच्छा, इत्तेफाक से जी सिद्धार्थ साहब, ये सवाल करना था क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैंने यही सवाल किया था कि एक स्पेल से दूसरे स्पेल के बीच में कितना डिफरेंस होगा दिनों का, टाइम का, वक्फे का। तो ये जो अब आप कह रहे हैं 22, 23 से 26, 27 तक जो आ रहा है कराची में स्पेसिफिकली, इससे दूसरा स्पेल और इसके बीच में कुछ अभी क्लैरिटी हुई है? कितना फर्क होगा दूसरे स्पेल और स्पेल के बीच में, ताकि लोगों को समझने का थोड़ा चांस तो मिले? देखिए, जो पिछला स्पेल यानी उसमें 18 तारीख को अच्छी तेज बारिश हुई थी आखिरी, और 19 को तो खास नहीं, हल्की फुल्की हुई थी। तो इसका मतलब है कि आज 20 है तो ये 3-4 दिन का गैप है। 22 तक कोई खास बारिश नहीं है, 23 से फिर बारिशें शुरू होंगी। 22 की रात से सिंध के कुछ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में उमरकोट और थरपारकर साइड पे हो सकती है, लेकिन 23 से आगे है वो भी 2 से 3 दिन है, 3 दिन एटलीस्ट इसमें एक तरह से गैप है। और फिर वो स्पेल चलेगा 23 से 26 तक, और फिर उसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा और 28, 29, 30 खास लग रहा है कि जो आखिरी 2 दिन होंगे या फिर अगस्त के शुरू के उनमें एक और स्पेल। अच्छा सरदार साहब, एक और स्पेल आ सकता है। एक तो पंजाब के हवाले से बताइएगा, और सेकेंडली हम अभी रिसेंटली विजिट कर रहे थे नदर्न एरियाज, हम देख रहे थे कि जो बहुत ज्यादा मौसम में तब्दीली है वो आ रही है। ग्लेशियर्स इस बार बहुत जल्द और बहुत ज्यादा पिघले हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि वहां पर पानी का बहाव बहुत बढ़ गया। आप समझते हैं कि इस वक्त मौसम में ओवरऑल भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान के? जी ओवरऑल देखिए तो वही जैसे ग्लोबली आप देखते हैं, अभी आप बरतानिया और स्पेन वगैरह का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ तो कभी गर्मी पड़ी नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि 40s में चले गए टेम्परेचर। तो ग्लोबली एक ट्रेंड यही चल रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लुएंस में, अंडर क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आप कह लें कि जो वेदर पैटर्न्स है वो एक तरह से मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं। शुरू में यानी मई और जून, 15 जून तक, 20 जून तक तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के टेम्परेचर बहुत कम रहे थे, नॉर्दर्न एरियाज के जहाँ ग्लेशियर्स का एक्चुअली होता है, तो उसी वजह से हमारे डैम्स में पानी भी बहुत, लेकिन फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। और अभी साहब आपने हमें गाइड भी किया, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं हमें जरा सा प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी ये शावर्स काफी हैवी होंगे एंड वी शुड बी प्रिपेयर, ताकि हमारी जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो हमारा काम है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं बेसिकली, वो हमें ले लेनी चाहिए। बट थैंक यू सो मच डायरेक्टर मैथ सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अब जो अगले स्पेल्स आ रहे हैं वो 22 से जो है वो शुरू हो जाएंगे सिंध के दाखिल होने में, और इससे पहले ही पंजाब में तो वो स्टार्ट हो सके ओवरऑल
ओवरऑल पाकिस्तान में। अब जरा पाकिस्तान की, जो आप थोड़ी देर पहले शाहजेब और मैं आपसे शेयर भी कर रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जनाब मंदी का शिकार हुआ है, जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि ईद के बाद तो अच्छे नंबर से स्टार्ट हुआ था और अब एकदम से वो इतना बड़ा डिप आ गया है साथ में। बिल्कुल, जैसे हमने प्रोग्राम में आगाज में बात की थी ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, अब वो यही थी कि रुपए की कदर में कमी आ रही है, स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो रही है। आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स 211 पॉइंट्स कमी का शिकार हो गई है। माया, बहुत मुख्तसरन हम कॉल लेंगे, हमने बड़ी मुश्किल से उनका वक्त लिया है, ही इज वेरी वेरी बिजी राइट नाउ, लेकिन थैंक यू सो मच। जो है हमारे जो है काफी इस वक्त सब मसरूफ भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनसे पूछेगी कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। नुमाइंदा 92 न्यूज शराज अहमद। जी शराज भाई, मैं जानती हूँ बहुत मसरूफ हैं आप, जरा मुख्तसरन बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इतना बड़ा डिप मार्केट की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है मनफी रुझान देखा जा रहा है और गुज़िश्ता 2 रोज से 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट देखी गई और आज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 211 पॉइंट्स की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 40,177 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान अगर गिरावट का सिलसिला देखें तो जिसकी वजह से 41,000 की जो सतह थी वो भी उससे नीचे आ गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में मजीद जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि इसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जा रही है। एक तरफ जहां तिजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से घट रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास कोई वाफिर ज़खायर मौजूद नहीं है ज़र मुबादला के, और आमदन के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान को मौसूल नहीं हो रही और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंपोर्ट बिल जो है उसके लिए भी जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक तरफ IMF का जो प्लान और प्रोग्राम है वो पेंडिंग हो रहा है, इसकी वजह से जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी आपको फंड करने से कतरा रहे हैं और ये तमाम तर सूरत हाल जो है स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात मरतब कर रही है और सरमायाकार शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दे रहे हैं और इसी वजह से कई रोज से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है गिरावट का शिकार है। जी, यही असरात मुरतब हो रहे हैं, इसकी वजह से हम मार्केट में ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुसलसल कमी हो रही है और रुपए की कदर में भी कमी हो रही है। थैंक यू वेरी मच शराज अहमद, आपने अपडेट किया ओवरऑल सूरत हाल से। ये हम भी चाह रहे थे, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक हमें सेगमेंट और शामिल करना है, आपकी मुलाकात करवानी एक पाकिस्तानी एथलीट इरफान महसूद से, जिन्होंने 53rd गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका मंजूर हो गया। माया, क्या बात है, जबरदस्त। 60 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में, यानी कि 54 स्क्वाट्स जंप, 54 स्क्वाट जंप, मतलब अनबिलीवेबल। आप 4 पे भी ना वहीं रह जाते हैं, आप जब 1 लगाते हैं वेरी गुड, 2 लगाते हैं वेरी नाइस, तीसरा चौथा 5वें पे आप नीचे गिर जाते हैं, लेकिन 54 स्क्वाट जंप, ये पुशअप्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी भी वो बन गए हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमें प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं इरफान? एंड कांग्रेचुलेशंस भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। इरफान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाए जा रहे हैं, जरा पहले तो ये बताएं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक आप बना चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरा 53 वो रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है, जो 60 पाउंड वजन के साथ जंप स्क्वाट्स मैंने किए। ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले ये रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था, ये वो रिकॉर्ड वालों की तरफ से एक चैलेंज रिकॉर्ड था, पहले 40 स्क्वाट था जंप स्क्वाट, तो ये रिकॉर्ड मैंने वर्ल्ड लेवल पे पहले अटेम्प्ट किया, 54 जंप स्क्वाट मैंने किए। राइट, लेकिन पता है अभी आप ऐसे लग रहे हैं इरफान भाई, जैसे अभी आप ना जहाज उड़ाने वाले हैं, पायलट लग रहे हैं मुझे आज आप, लेकिन वाकई में आपने जिस तरह फ्लाइट पकड़ी है वो तो बड़ी ऊंची फ्लाइट है। इरफान भाई, अब मुझे बताइए कि जिस तरह 54 स्क्वाट्स आपने किए, क्या ये मैंने सही बात की कि 4-5 स्क्वाट्स के बाद एक आम आदमी वैसे ही स्क्वाश हो जाता है स्क्वाट्स के बाद, ये बात सच है ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वाट्स जितने में मेरे गिनीज वो रिकॉर्ड है, चाहे वो पुशअप के हैं, चाहे स्क्वाट के, 4 जंप के या जंपिंग जैक, ये फिटनेस के जो कोचेस वगैरह हैं या फिटनेस रिलेटेड या मसलात रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पता चलता है कि कितने टफ रिकॉर्ड होते हैं। जब आपके साथ वेट भी हो तो जंप स्क्वाट्स अगर आप नॉर्मल एक आदमी होता है वो 10 से 12 या 15 20 कर लेते हैं,
लेकिन चूंकि हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत दरकार होती है, मेहनत, हार्ड वर्क, अच्छा, एक तो सब मेहनत की आप बात कर रहे हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि अब तो आपके 2 हाथ भी कम पड़ रहे हैं। तो एक तो आपको इसके लिए अलग कमरा आपको मुख्तस करना पड़ेगा जरूरत है आपको, जहां पर आप अपने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स रख सकें। तो क्या पहले तो ये बताइएगा, ये जो आप अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, हम तो एक वीडियो में देख रहे होते हैं कि आपने वो अटेम्प्ट किया और बड़ी इजीली ये रिकॉर्ड कायम हो गया, लेकिन इसके पीछे कितनी आपकी ट्रेनिंग होती है, कितना अरसा लगता है एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए ट्रेनिंग करने में? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मुख्तलिफ तकरीबन जब रमजान का महीना होता है तो 5 से 6 घंटे मेरी ट्रेनिंग होती है रात को। एक रिकॉर्ड के पीछे कम अज कम 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने, कभी कभी एक रिकॉर्ड के लिए एक साल तक भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ मुझे अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, वर्ल्ड लेवल पे ये हर बंदा इसके लिए रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर देता है, वो अटेम्प्ट करता है। कभी हमारी जो टारगेट होती है वो इतनी हाई होती है कि उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। फिर यहाँ से जब हम रिकॉर्ड वहाँ पे भिजवा देते हैं, 5-6 महीने हमें वेट करना पड़ता है। गाइडलाइंस अगर उसके हमने पूरे किए होते हैं तब रिकॉर्ड अप्रूव हो जाता है, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें सालों की मेहनत शामिल है। अच्छा इरफान भाई, एक सवाल आ रहा था मेरे जहन में कि आपने इस तरह रिकॉर्ड बनाने का जो एक हदफ भी रखा और आपने इसको माशाल्लाह वो भी कर लिया, पार भी कर लिया। आपसे पहले किसी का जिसका रिकॉर्ड था उसने कितने स्क्वाट्स जो हैं, उसका क्या रिकॉर्ड था, कितना वजन, क्या स्क्वाट, तो प्लीज जरा ये बताइएगा। ये स्क्वाट का ये जो रिकॉर्ड है, जंप स्क्वाट, ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से एक टारगेट दिया हुआ था कि 40 स्क्वाट, जंप स्क्वाट 1 मिनट में 60 पाउंड वजन के साथ आपने करनी है। तो इसके लिए मैंने मेहनत की। मैंने 40 जंप स्क्वाट की बजाय 54 स्क्वाट किए। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास है। दूसरा कोई इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहेगा तो वो 54 जंप स्क्वाट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तब होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने वक्त निकाला और अल्लाह ताला आपकी फ्लाइट को हमेशा इज्जत वाली और ऊंची वाली रखे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इरफान मसूद बहुत कामयाबी के साथ और खुशियों के साथ, वेरी डेडिकेटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे बढ़ते रहिए और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते रहिए। और अभी मैं शाजिद से ब्रेक में शेयर कर रही थी कि 92 का जो हमारा अखबार है, ये जो न्यूज़पेपर मेरे हाथ में, इसके नंबर 10 पेज 10 पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लें, जिसमें एक हिस्सा जो है वो है जनाब के आयत मुबारक के हवाले से है, एक है हदीस मुबारक के हवाले से, और एक है जनाब कौल मुबारक के हवाले से। ज़रूर पढ़ें और इसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट ज़रूर करें। मैं तो कर रही हूँ और आई एम लविंग द कॉलम्स। थैंक यू सो मच। रखिएगा अपना ख्याल। शाज़ेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त। खैर और आफियत ज़िंदगी और खुशियों के साथ होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।